हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम लोग कर रहे होंगे जो आपका चैप्टर 3 है। इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा हम समझा करके आपको करेंगे। और चाहे ये वीडियो आपका आज 40 मिनट्स का ही क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इससे आपका क्वेश्चन पेपर में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और साथ में क्या है कि जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होंगे वो सब हम खत्म कर देंगे। यानी कि आज आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 तो खत्म हो चुका है और आज जो आपका चैप्टर 3 है उसके भी लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर मैं खत्म कर दूंगी। ठीक, उसके बाद में जब नेक्स्ट आपका वीकेंड आएगा, यानी कि अब क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो हम आपको क्या पढ़ाते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम आपको पढ़ाते हैं आपका पेपर 2। ठीक, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे चलता है पेपर 1, फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम क्या आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक, अब देखो जरा, छात्र सूचना पहला क्वेश्चन है, या वैयक्तिक अनुसूची सेवा से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले छात्र सूचना या वैयक्तिक अनुसूची सेवा जो होती है इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो देखो, इस सेवा का व्यक्ति क्या होता है भैया, आत्मबोध की क्षमता का विकास करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। इस प्रकार की सेवा के आधार पर व्यक्ति में विद्यमान योग्यताएं, क्षमताएं एवं भावी संभावनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसमें व्यक्ति की पूर्व उपलब्धियों, संबंधित आलेखों एवं पारिवारिक, सामाजिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचनाओं का भारी महत्व होता है। व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का भी उपयोग इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। छात्र सूचना सेवा के अभाव में निर्देशन प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है। छात्र सूचना सेवा, अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अब एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मान लीजिए उसका ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है, और वो आपसे पूछे कि मैं क्या बनूं, है ना, मैं क्या बनूं। तो सबसे पहले आप उससे पूछोगे ना कि आपने अपने इंटर में क्या सब्जेक्ट्स लिए थे, है ना, आपने उसके बाद में स्नातक में यानी अपने ग्रेजुएशन में क्या किया, उसके बाद आपने कुछ किया कि नहीं किया, अब आप जो करना चाह रहे हैं, है ना, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। मतलब पहले तो आप ये जानना पड़ेगा ना कि उसने जो जिन विषयों से पढ़ाई की है एक्चुअल में वो उससे संबंधित कुछ करना चाहता है या जीवन में कुछ और करना चाहता है, उससे संबंधित जॉब लेना चाहता है या उससे संबंधित कोई बिजनेस करना चाहता है। तो पहले आप उसको समझोगे तभी उस सही दिशा में निर्देशन होगा। अब आपको पता नहीं है, आप बच्चे इंसान ने कहा कि हम क्या करें, तो आपने कहा चलो यार तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर का बड़ा स्कोप है, पता चले उसने लिया कॉमर्स साइड है, उसको बायोलॉजी का पैरामीशियम की स्पेलिंग नहीं पता है ना, तो ऐसे आप उसको निर्देशन नहीं दे सकते, ऐसे आप उसको गाइडेंस नहीं दे सकते। तो गाइडेंस कब देंगे, जब आप उसके विषय में सारी सूचनाएं, सारी उसकी जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं वो सब कुछ जब आपके संज्ञान में होंगी। उसका पारिवारिक कह सकते हैं माहौल क्या है, वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का बालक है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का है, कैसा क्या है सिस्टम, तब आप ये चीजें कर पाएंगे। निर्देशन सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत सूचना सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, व्यक्तिगत सूचना सेवा मतलब व्यक्ति के बारे में सूचनाओं को इकट्ठा करना, तो उसके शारीरिक सूचनाएं, कहीं किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, शैक्षिक मतलब उसने क्या क्या कर रखा है, इंटर किस विषय से, ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है तो क्या किया है बच्चे ने, है ना। पारिवारिक मतलब परिवार में ज़्यादा कोई ऐसा तो नहीं कि तनाव की उपस्थिति में, मतलब तनाव रहता हो घर में, आए दिन झगड़े, माहौल ऐसा हो घर का अच्छा माहौल ना हो, ये सब चीज़ें भी होती है भाई। पारिवारिक तनाव सबके घर में आए दिन, मतलब कुछ ना कुछ देख लो, कुछ ना कुछ हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा भाई किसी के परिवार में होता है, किसी के परिवार में नहीं होता है, तो कहीं इन सब चीज़ों से तो वो ग्रसित नहीं है, ये पता करना। उसके बाद में जब ये सब चीज़ें पता चल जाएं, उसके बाद में थोड़ा, जैसे अब आपको पता है कि दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति के, एक होते हैं बहिर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना, है ना, कि बच्चा कैसा है, यानी कि जिस व्यक्ति से संबंधित हम सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं वो उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसके बाद में भविष्य की उसकी योजनाएं क्या हैं, ये सब जानना। ठीक, नेक्स्ट है आपका साधन। अब मैम ये जानकारियां हमको मिलेंगी कहाँ से, भाई कोई तो साधन होगा। अब जैसे हमने कहा आपको लखनऊ से दिल्ली तक जाना है, तो क्या क्या आपके साधन है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वैसे हमने कहा ये सब जानकारियाँ आपको लेनी है, तो क्या क्या साधन हो सकते हैं जिनसे आप ये जानकारियाँ ले सकते हैं। तो साधन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्रमापीकृत परीक्षण, एक होता है आपका अप्रमापी परीक्षण। प्रमापीकृत जो परीक्षण है वो जो कहाँ से आपको मिलेंगे, शिक्षक और मित्र से मिलेंगी, और जो आपकी अप्रमापीकृत कह सकते हैं परीक्षण, वो आपके क्या भैया, अभिकर्ता की जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत आपका अभिभावक, छात्र, मित्र और शिक्षक आ जाएगा। उत्पाद के रूप में आपको आत्म प्रबुद्धता, यानी कि बच्चे जो व्यक्ति आपसे निर्देशन लेने आया है उसके विषय में सारी सूचनाएं आपको पता चल जाएंगी। इवन आप ये पूरा आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं यदि आपको ये
चार्ट दिमाग में रहे। अगर आपको ये चार्ट दिमाग में रहेगा ना तो आप इस आंसर को और अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री का उल्लेख करो। तो सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री क्या है भाई? तो देखो भाई, सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री क्या है? बिना सामग्री के कोई भी निर्देशन प्रदाता सफलतापूर्वक अपने छात्रों को व्यवसायों से संबंधित सूचनाएं प्रदान नहीं कर सकता। सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री क्या क्या है? पहली, व्यवसायों से संबंधित। दूसरी, व्यवसाय चयन, मतलब कैसा हम व्यवसाय करें। कार्य, आदतें, व्यवसाय से संबंधित सरकारी एजेंसियां आदि की पुस्तकें। नियम अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत राज्य व राष्ट्र की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षक संस्थान या व्यावसायिक संस्थान, ये सारी चीजें। डायरेक्टरीज जितनी भी है समस्त कॉलेज व विद्यालय की, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षण संस्थान, एक पत्र व्यवहार संस्थानों की, छात्रवृत्ति और ऋण सुविधाएं की सूचना, मतलब ये सब उसको पता होना चाहिए और क्या क्या आपके निर्देशन की जरूरत होती है। नियोजन सेवा के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। नियोजन सेवा के विभिन्न चरण पूछा गया। नियोजन, योजना, ये सब हम आपको इसके लॉन्ग आंसर में ऑलरेडी करवा चुके हैं। एक थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिव्यू ले लेते हैं। प्रक्रम की दृष्टि से नियोजन सेवा को निम्नलिखित विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी का मतलब होता है छात्र को व्यवसायिक जीवन की सामान्य स्थिति से परिचित कराना। नियोजन सेवा का प्रथम चरण है, मतलब प्लानिंग का सबसे पहला क्या है। मान लो हमने कह दिया कि मुझे ना आजकल क्या करना है, कपड़े का व्यापार करना है, तो पहले तो उसको जो व्यवसायिक जीवन है आजकल उससे बच्चे को रूबरू कराना कि देखो बेटा, पहले बिजनेस करना आसान था लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन का ज़माना है, एंड ऑफ सीजन सेल आ रही है, दशहरा सेल आ गई, होली सेल आ गई, दिवाली सेल आ गई। और ऑल अब देखो हर जगह क्या होता है, डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं ऑफर में, है ना, और घर में आपके सामान पहुंचा रहे हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कपड़े का जो व्यापार है उसमें हमें अपने, या तो जो हम अपना व्यापार करें तो उसमें हम ऐसी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड कर दें ताकि हमारे दुकान से भी लोग सामान खरीदें। हम भी ऐसा अपना एक ऑनलाइन व्हाट्सएप, ज़्यादा कुछ नहीं तो हम अपना इंस्टाग्राम अपने नाम, अपनी दुकान के नाम से अकाउंट बना लें, व्हाट्सएप बिजनेस वाला बना लें, रोज़ स्टेटस लगाया करें, है ना, ऑफर हम लोग भी देने लगे, जो टॉप 300 का है वो हम 150 में बेचने लगे, कम मुनाफा खाएं। तो इस तरीके की चीज़ें इंसान को व्यवसायिक जीवन से संबंधित चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे छात्र व्यवसायिक जीवन की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा भी प्राप्त करता है। व्यवसायिक सूचना सेवा के माध्यम से इस चरण को पूरा किया जा सकता है। मैम शिक्षा कैसे प्राप्त करता है? हमने कहा जैसे अपने ही प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जो है क्या करना, मतलब बेचना, ये भी एक सिस्टम होता है। कैसे होता है तो इसके विषय में बच्चा जानकारी करे। तो उन सब चीज़ों को रूबरू करवाना ये किसका काम होता है? एक शिक्षक का। शिक्षा तथा अनुभव के अनुरूप नियोजन, यानी छात्र की शिक्षा एवं अनुभव के अनुसार छात्र की रुचि किसी व्यवसाय क्षेत्र की ओर से उन्मुख किया जाए। रुचियां तथा अभिरुचियां। नियोजन सेवा के तीसरे चरण में छात्रों को अपनी रुचियों, झुकाव एवं योग्यता को समझने में सहायता प्रदान कर उनमें संबंध विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जोड़ने में सहायता दी जाती है। व्यवसाय का चयन करना। फिर चौथा आपका क्या चरण होता है? तब एक तरीके से, जैसे मान लो कोई कह रहा आपसे सराफे का व्यापार कर लो, कोई कह रहा नहीं बर्तन का कर लो, कोई कह रहा नहीं कपड़े कर लो, कोई कह रहा नहीं जैसे MBA चाय वाला है ना, उस तरीके से तुम जो है खोल लो। तुमने BA किया है, तुम नहीं चाह करो तुम खोल लो BA पकौड़े वाला है, ऐसे कुछ कर लो, ज़्यादा फेमस हो जाओगे। कोई कह रहा नहीं भैया तुम रील बनाओ, कोई कह रहा इन सब में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारे साथ मूंगफली बेचो चल के, मतलब कुछ भी। लेकिन चौथा स्टेप होता क्या? व्यवसाय का चयन करना। जिस इंसान को व्यवसाय करना है वही तो चयन करेगा ना कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। नियोजन सेवा का चतुर्थ चरण होता है व्यवसाय के चुनाव की स्थिति से संबद्ध होता है। इसमें छात्रों को प्रार्थना पत्र देने या फार्म भरने तथा साक्षात्कार आदि तकनीकों से परिचित कराया जाता है। अपने लिए कृत्य का चुनाव एवं उसमें प्रवेश के लिए व्यक्ति को कुशल निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। इस स्थिति में परामर्शदाता या निर्देशन कार्यकर्ता को व्यक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक तकनीकों एवं परीक्षणों का सहारा लेना पड़ता है। व्यवसाय में लगने के बाद की स्थिति। नियोजन सेवा का पांचवा चरण व्यक्ति द्वारा धंधे में प्रवेश कर लेने के बाद उसके द्वारा कार्य करने से संबद्ध होता है। उसके बाद में क्या भैया? अनुवर्ती अध्ययन तथा सेवा। व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली नियोजन सेवा का छठा एवं अंतिम कृत्य में लगे हुए व्यक्ति का अनुवर्ती अध्ययन एवं अनुवर्ती सेवा प्रदान करने से
क्या होता है, संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ उससे होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है परामर्श सेवा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अब संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है तो मैम हम कैसे लिखेंगे आंसर? हमने कहा आप सबसे पहले परामर्श समझाओ एग्जामिनर को क्या होता है, उसके बाद में आप हेडिंग डालो परामर्श सेवा क्या होती है, फिर लिखो और इसके अंदर पॉइंट में हेडिंग सब हेडिंग्स बना दो, नंबर दूसरी हेडिंग बना दो। इस तरीके से आंसर लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे की तरीके से लिखने चले जाओ। ये तो हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको क्या हो भैया थ्योरी इसकी समझ में आ जाए। जिन बच्चों ने किताब वाली थ्योरी नहीं पढ़ी उनके लिए स्पेशली। निर्देशन सेवाओं में परामर्श सेवाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। जहाँ कहीं भी शिक्षक एवं छात्र से संबंध स्थापित होता है वहीं कुछ समस्याएं तथा उनका समाधान भी उपस्थित हो जाता है। किशोरावस्था में समस्याएं बढ़ जाने के कारण इनकी आवश्यकता और बढ़ जाती है। ये शैक्षिक, व्यावसायिक व व्यक्तिगत विकास एवं समायोजन में क्या होती है भैया, सहायक होती है। कौन? परामर्श सेवा। परामर्श के अंतर्गत आपका परामर्शक द्वारा दिए गए सुझावों को छात्रों पर थोपा नहीं जाता है, बल्कि ये प्रयास किया जाता है कि छात्र ही अपने व्यावसायिक एवं शैक्षिक अवसरों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को व्यवस्थित कर स्वयं की योजनाओं के विषय में निर्णय ले सकें। परामर्श में प्रारंभिक संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है और इस प्रक्रिया में एक सहायता प्रदान करने वाले व सहायता प्राप्त करने वाले का महत्व दिया जाता है। भाई परामर्श सेवा आपकी किस प्रकार से सहायक होती है ये समझो। पहला तो देखो परामर्श क्यों चाहिए बच्चे को, क्योंकि भाई मान लो किशोरावस्था में बच्चा है, उस समय वो तनाव तूफान की अवस्था में होता है तो बच्चा अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता है। वहीं उसको उसका कोई जिगरी यार मोटिवेट कर दे तो उसको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। मम्मा पापा वही चीज़ समझाएंगे तो इतना नहीं समझ में आएगा। उसके दोस्त ने कह दिया भाई ये कर तो भाई ये कर देगा। पापा मम्मा कह रहे भाई ये कर तो वो कहेगा यार पापा पढ़ाई कर लेने तो बताओ तो ये करें, बताओ तो पढ़ाई करें, है ना। तो उस समय बच्चा इतना एडिक्ट मतलब हो जाता है अपने दोस्तों के व्यवहारों के प्रति, है ना, अपने दोस्तों के संग इतना अच्छा महसूस करता है कि उसको जो एक टीचर की राय कह लो या शिक्षक की राय कह लो वो उसको समझ में नहीं आ रही होती। तो छात्र क्या है और क्या कर सकता है ये समझने में सहायता करना आत्म मूल्यांकन की और प्रवृत्त करने में सहायक होती है। छात्र को सही निर्णय लेने हेतु परामर्श द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण गलत कदम उठा सकता है बच्चा। कभी कभी क्या होता है बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसको लगता है कि हम अपने जीवन में कर ही क्या पाएँ हम, क्योंकि जैसे मान लो कोई 12th तक बच्चा बहुत अच्छा स्कॉलर है ना, बहुत अच्छा कर रहा था, टॉपर था अपने स्कूल का, उसके बाद में उसको वो मौका नहीं मिला, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो बाहर निकल पाए और कुछ बहुत अच्छा कर पाए या घर से ही कुछ बहुत अच्छा कर पाए, उसको ये अवसर नहीं मिला। तो बच्चा ऐसे में क्या करता है भैया, गलत कदम उठाने का प्रयास करता है। तो इस वजह से वहाँ पर भी बच्चे को क्या हो, परामर्श देना बहुत ज़रूरी है ना। ज़रूरी है कि नहीं, आप घर से भी आजकल सब कुछ कर सकते हो। घर पे आजकल बैठ के आप ऑनलाइन बैच खरीद लो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। जब से कोविड आया उसके बाद से आप ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो। पहले ये सब चीज़ें बहुत टफ हुआ करती थी बट अब नहीं है, क्योंकि 2 साल कोरोना ने ना ऐसी आदत डलवा दी बच्चों की, मजबूरी कहते हैं मरता ना क्या करता वाला हाल। आप जा तो सकते नहीं थे बाहर, तो घर से बैठ के पढ़ाई करना। जब घर में बच्चा पढ़ने लगा तो उसके लिए चीज़ें और आसान हो गई कि भैया किराया बच रहा है, रूम का खर्चा बच रहा है, आने जाने का कन्वेंस बच रहा है, तो ये सब चीज़ें भी होने लगी। छात्र समस्याओं का सामना करने में, स्वयं को समझने में, अपने निर्णय के लिए उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं और वे अपने निर्णय को क्रियान्वित रूप देने में भी सहायक होते हैं। समय व्यर्थ में नष्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब फालतू में उनका समय नहीं बर्बाद होता कि भैया 2 साल हमने जॉब करके देख ली, हमारा कोई मतलब नहीं निकला, 2 साल हमने फलाना बिजनेस करके देखा, कोई मतलब नहीं निकला, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बढ़िया से खुद की एक कंपनी के मालिक बने बैठे हैं, तो अब कहीं जाकर तो ये क्या हुआ, 10 साल बर्बाद हो गए यहाँ पर इन्हीं स्टेजेस से गुजरते गुजरते। समय व्यर्थ में नष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे परामर्श तभी संभव जब परामर्शदाता के पास संभावित क्या हो, पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध हो जो छात्र को चाहिए। परामर्श पूर्ण रूप से स्वयं निर्देशन पर आधारित होता है, उसमें 2 व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध आवश्यक है। परामर्शदाता और छात्र के मध्य विचार विमर्श को अपने साधन हो सकते हैं। प्रत्येक परामर्शदाता अपना कार्य पूर्ण ज्ञान से करता है। छात्र की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप भी बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना सेवा कितने प्रकार की होती है, इसका विवेचन करना है। सूचना सेवा का प्रकार उसके उद्देश्य व उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इस आधार पर उसके निम्न प्रकार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पहला है शैक्षिक निर्देशन में आवश्यक सूचनाएं। शैक्षिक निर्देशन में आवश्यक सूचनाएं कुछ निम्न इस तरीके से होती हैं, जैसे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, शिक्षण अवधि से संबंधित सूचनाएं पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचनाएं होनी चाहिए।
विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यताएं, मतलब जैसे आप बीएड करने जा रहे थे, सबको पता है कि बीएड में एडमिशन वही बच्चा ले पाया जिसने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिया, है ना, जो अपना ग्रेजुएशन या तो परसुइंग में था या तो कर चुका होता है। ठीक, तो विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रयोग की जा रही शिक्षण पद्धतियों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना। उसके बाद में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल होने के लिए निर्धारित अंकों के स्तर के संबंध में भी सूचनाएं ग्रहण करना। नेक्स्ट है आपका कि व्यावसायिक निर्देशन में आवश्यक सूचना बताइए। मतलब जब आप व्यावसायिक निर्देशन दे रहे होंगे तो आपके पास क्या सूचनाएं होनी चाहिए, तभी तो आप निर्देशित कर पाएंगे। भाई ऐसे समझो, हमें नहीं पता है कि आप बीएड कर रहे हो, है ना, हमें ये बात ना बताओ और हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने लगे तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। भाई कोई मान लो जो बच्चा मैथ्स से इंटर कर रहा हो, ठीक है, वो क्लास में आ जाए और क्लास चल रही हो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की, तो क्या उसको कुछ पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसको जीन पियाजे, पावलोव का कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये सब समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो वही मतलब है कि व्यावसायिक निर्देशन, ऐसे ही जब आप व्यावसायिक निर्देशन देने जा रहे हो तो किसी को निर्देशन देने से पहले उसके विषय में आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि हम उसको क्या समझाएंगे, है ना। देखो भाई, तो व्यावसायिक निर्देशन में आवश्यक सूचना आपकी कौन सी थी? पहला होता है व्यवसाय का महत्व। व्यवसाय के महत्व के संबंध में सूचनाओं से ये ज्ञात किया जाता है कि किसी व्यवसाय का सामाजिक महत्व क्या है। इसके अतिरिक्त उस व्यवसाय में पहले से कार्यरत कर्मियों के संबंध में सूचनाएं तथा व्यवसाय के स्थानीय व राष्ट्रीय केंद्र के संबंध में सूचनाएं आवश्यक है। व्यवसाय की प्रकृति पता होनी चाहिए, कि व्यवसाय की प्रकृति और उसके स्वरूप के संबंध में सूचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, कि भाई अब मार्केट में इसका क्या प्राइस चल रहा है, क्या वैल्यू चल रही है, इस चीज़ में आगे स्कोप है कि नहीं है। कार्य की परिस्थितियां, जैसे किसी व्यवसाय के कार्य की परिस्थितियों से जुड़ी सूचनाएं, कार्य का समय, सह कर्मचारियों का स्तर तथा उनके संगठन के बारे में सूचनाएं इसमें आती है ना। उसके बाद में क्या भाई है? शारीरिक योग्यता। किसी व्यवसाय के किन स्तरों की शारीरिक योग्यताएं आवश्यक है, जैसे निर्धारित लंबाई, मानसिक स्थिरता, शारीरिक बनावट, अन्य विशेषताएं, पदोन्नति का अवसर, आवश्यक तैयारियां, क्षतिपूर्ति की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार की सूचनाओं में क्षतिपूर्ति से संबंधित सूचनाएं आती हैं, जैसे कि औसत वार्षिक आय इतनी होनी चाहिए, नहीं है तो मतलब लॉस पे जा रहे हो, भुगतान पद्धतियां, बोनस, विशिष्ट लाभ से संबंधित सूचनाएं आती हैं। लाभ हानि की अगर मैं बात करूं तो किसी व्यवसाय में लाभ किस प्रकार होगा तथा क्या क्या हानियां होंगी, इसकी भी सूचनाएं व्यावसायिक सूचनाएं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति निर्देशन में आवश्यक सूचना को बताइए। व्यक्ति निर्देशन, जब आप किसी पर्सन को क्या करने जा रहे हो भैया? निर्देशित करने जा रहे हो, तो आपके पास उसके विषय में क्या क्या सूचनाएं होनी चाहिए। तो व्यक्ति निर्देशन में आवश्यक जो सूचनाएं होनी चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप व्यक्ति निर्देशन क्या होता है वो आप समझाएंगे, एक दो मतलब एक ऐसे करके पैराग्राफ के माध्यम से, जिसमें 4 या 3 लाइनें समझाइएगा। उसके बाद में सेंटर हेडिंग होनी चाहिए आपकी क्या, कि व्यक्ति निर्देशन में आवश्यक सूचनाएं। उसके बाद में आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। पहला है कि भैया व्यक्ति की रुचियों से संबंध में सूचनाएं, व्यक्ति की मित्र मंडली तथा मित्र मंडली के सदस्यों के संबंध में सूचनाएं, व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के बारे में सूचनाएं, पारिवारिक उत्सवों, रीति रिवाजों तथा अन्य धार्मिक उत्सवों के संबंध में सूचनाएं, व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य तथा मानसिक संतुलन के बारे में सूचनाएं। ये सब आपका क्या है? व्यक्ति निर्देशन में आवश्यक सूचनाएं जो पता होनी चाहिए, उसके विषय में आपकी ये जानकारी दी गई है पॉइंट्स के माध्यम से। भारत में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो देखो, भारत में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं के प्रमुख स्रोत पूछा गया है कि क्या क्या है। तो पहला तो यही है कि व्यवसाय में राष्ट्रीय वर्गीकरण, इस वर्गीकरण में भी भारतीय व्यवसायों को 9 वर्गों में बांटा गया है। इन 9 श्रेणियों में पुनः 55 भागों में विभक्त किया गया है। इन 55 भागों को फिर से 300 उपभागों में बांटा गया है। उसके बाद में कहाँ से आपको जानकारी मिलती है भैया भारत के में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों की? तो व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो से। व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो भी उपयोगी सिद्ध हुए। इन्होंने भी कई व्यावसायिक प्रकाशन प्रस्तुत किए। इनमें अधिकतर व्यवसाय संबंधी अवसर, सुविधाओं तथा व्यवसायों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी होती है। रोजगार कार्यालय की अगर हम बात करें तो देश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जिला रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। निर्देशन ब्यूरो भी इनसे संबद्ध किए गए हैं। इन निर्देशन इकाइयों से विभिन्न व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इन रोजगार कार्यालयों में व्यक्ति को अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। प्राइवेट एजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो व्यावसायिक सूचना का साधन प्राइवेट एजेंसियां भी हैं, जिनमें स्कूल तथा विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक व्यवसाय तथा उससे संबंधित व्यवसायों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ये मुख्यतः कैरियर मास्टर के प्रयोग के लिए है। प्रशिक्षण सुविधाओं पर हैंड बुक, यानी कि इन पुस्तिकाओं का प्रकाशन राज्य स्तर पर किया जाता है। इन पुस्तिकाओं में व्यवसाय के प्रशिक्षण संबंध उन
सूचनाओं का विवरण होता है। इनमें उन्हीं व्यवसायों के प्रशिक्षण का उल्लेख किया जाता है जो उस राज्य में उपलब्ध होते हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रकाशन, फिल्में तथा फिल्म स्ट्रिप्स, कार्य अनुभव, औद्योगिक महत्वों के स्थानों का भ्रमण करवाना, है ना। उसके बाद में YMCA कोलकाता, इस संस्था द्वारा देखो वोकेशनल गाइडेंस सीरीज प्रकाशित की जाती है। इससे इनमें क्या होता है, विभिन्न विभिन्न व्यवसायों के बारे में सूचनाएं संकलित होती हैं। इस सीरीज की कुछ पुस्तकें भी हैं। कौन कौन सी? जैसे अकाउंटेंसी के लिए अवसर, महिलाओं के लिए अवसर, विज्ञान स्नातक के लिए अवसर, मेडिकल स्नातक के लिए अवसर, है ना। जैसे होते हैं ना, अब तो खैर ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया है ना, आपने मान लो सर्च कर लिया कि जॉब आफ्टर, है ना, ग्रेजुएशन, तो आपको पूरी पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब तो भाई ज़माना ही पलट गया एकदम। प्रकाशन या विज्ञापन के माध्यम से सूचना है कि भैया विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, जैसे अपने मैगजीन हो गए, जर्नल्स, पत्र पत्रिकाओं आदि से भी व्यवसाय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार विभिन्न विज्ञापनों द्वारा भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रोटरी क्लब मुंबई के रोटरी क्लब में भी करियर का पैम्फलेट का प्रकाशन किया है, लेकिन ये पैम्फलेट विस्तृत नहीं है, इनकी भाषा भी स्पष्ट नहीं है, इनमें मुंबई तक ही सीमित व्यवसायों की सूचना है। करियर गाइड, इन पुस्तकों में विभिन्न व्यवसाय के उल्लेख होता है। ये पुस्तिकाएं 8 से 10 पृष्ठों की होती हैं और इन पुस्तिकाओं में सरल भाषा का प्रयोग करके व्यवसायों का उल्लेख भी किया जाता है। निर्देशन सेवाओं में परिवार की क्या भूमिका होती है? मतलब जो आपकी गाइडेंस सर्विसेज होती हैं, इनमें एज अ फैमिली, है ना, मतलब कुल मिला के गाइडेंस सर्विसेज जो होती हैं उनमें फैमिली का क्या रोल होता है? सबसे बड़ा रोल तो परिवार वालों का ही होता है। फैमिली का क्या रोल होता है ये समझना है। तो कैसे भैया? देखिए, निर्देशन सेवा में परिवार की भूमिकाओं की अगर मैं बात करूं तो 20वीं शताब्दी में होने वाले वैज्ञानिक विकास ने जीवन के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिए। पारिवारिक जीवन का जो स्थिर रूप इनसे पूर्व चला आ रहा था, वह आज विघटन अथवा तीव्रगामी परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। पारिवारिक समस्याएं यद्यपि स्वतंत्र रूप से अद्भुत नहीं होती हैं, फिर भी व्यक्ति के जीवन पर उनका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार अब छोटे छोटे परिवारों में टूट गए। आज विवाह की संस्था पर धर्म, समाज, पारिवारिक संस्कारों के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। आज विवाह भी आध्यात्मिक एवं कानूनी अवधारणाओं के स्थान पर नई नई अवधारणाएं स्वीकार की जा रही हैं। विवाह एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक बंधन के रूप में स्वीकार किया जाता था, किंतु आज ये केवल दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत संतोष के लिए किया गया आपसी संबंध माना जाता है। परिवार में स्त्री घर के कार्य के साथ साथ पुरुष के साथ मिलकर घर की आय को बढ़ाने में अपने योगदान प्रदान करती है। स्त्री आज पुरानी मान्यताओं एवं बंधनों के घेरे से बाहर आ चुकी है और उसे भी वैयक्तिक संपत्ति रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है ना। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन में उपस्थित उन्हें होने वाले प्रमुख परिवर्तनों के फलस्वरूप नई कठिनाइयों एवं समस्याएं उपस्थित हो गई हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम का अभाव, व्यक्तित्व के विशृंखलन, स्त्री पुरुषों में असंतोष, बालकों के लिए आवश्यक स्नेहपूर्ण परिवेश का अभाव आदि अनेक बातों के संबंध में पारिवारिक निर्देशन की आवश्यकता आज अनुभव की जाएगी। निर्देशन सेवा में परिवार की अपनी एक अलग ही भूमिका है। उसके बाद में क्या, अनुकूलन सेवा से क्या आपका अभिप्राय है और इसकी आवश्यकता के क्या कारण है, इनको समझाना है। तो अनुकूलन सेवाएं क्या होती हैं ये समझना है। एक बार देख लेते हैं जरा कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें। ये हो गया 11th आपका, और उसके बाद में बस 2 क्वेश्चन और फिर करेंगे सेशन को एंड। तब तक के लिए आप बने रहिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, है ना, और अगर शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम PG पॉइंट है, आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद में हम आपको एक बात और बता दें, इस पेपर का बहुत आसान भाषा में पेपर 1 और पेपर 2 के आपके PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर नोट्स प्रेजेंट है, उससे बाहर आपका पेपर आने वाला नहीं है, तो वो ज़रूर आप ले सकते हैं अगर मन है तो। स्पेशली कोई प्रेशर नहीं है, इफ़ यू वांट यू कैन, है ना। उपचारात्मक सेवाओं से आप क्या समझते हैं, इस पर एक टिप्पणी भी लिख सकते हैं। तो देखो भैया, रेमेडियल सर्विस जिन्हें आप कहते हैं, उपचारात्मक सेवा विशिष्टीकृत सेवा का एक प्रकार है जो विशिष्ट बालक जैसे हकलाने या तुतलाने वाले बालकों के लिए, कम सुनने वाले या बहरे बालकों के लिए, पढ़ने में असक्षम बालकों आदि हेतु उपलब्ध कराई जाती है। विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चे नहीं होते हैं तथा वे ठीक से पढ़ने, सोचने व कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी कमियों को दूर करने हेतु विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों की उपचारात्मक सहायता के लिए अध्यापकों एवं परामर्शदाताओं द्वारा व्यवस्था की जाती है। ऐसी सहायता विद्यालय में उपलब्ध कराई जाती है तथा ये कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है। उपचारात्मक सेवा विशिष्ट बालकों के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। स्पष्ट उच्चारण के लिए टेप रिकॉर्डर की व्यवस्था की जा सकती है। इसी प्रकार सुनने में
समस्याग्रस्त बालकों तथा पढ़ने में असक्षम बालकों के लिए भी विशेष सहायता दी जाती है। जरूरतमंद बालकों के लिए कल्याण के लिए अध्यापकों एवं परामर्शदाताओं के अतिरिक्त एवं मन से प्रयास करने चाहिए ताकि उपचारात्मक सेवा के प्रमुख उद्देश्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि भैया जैसे मान लो कोई बालक अंधा है तो उसको भैया ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ ले, है ना। और एक क्लास को समावेशी कक्षा बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि उनको हीन भावना ना महसूस हो बच्चों को कि हाय हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे अंदर ये कमी है, ये सब चीज़ें बच्चों को अनुभव ना हो, है ना। वो होती सारी चीज़ें आपके रेमेडियल सर्विसेज के अंतर्गत आएंगी। अनुवर्ती अध्ययन की समस्याएं एवं समाधान का वर्णन कीजिए। तो भैया देखो, अनुवर्ती अध्ययन में कतिपय समस्याओं का सामना अध्ययनकर्ताओं को करना पड़ता है। इसमें से सबसे प्रमुख समस्या भूतपूर्व छात्रों से संतोषजनक प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया न होना है। प्रायः भूतपूर्व छात्र अनुवर्ती अध्ययन को गंभीरता की दृष्टि से नहीं लेते और प्रश्नावली भरने या अन्य सूचनाएं प्रदान करने के कार्य में उपेक्षा दिखाते हैं। भूतपूर्व छात्रों का सहयोग न मिल पाने का समस्या के अतिरिक्त रोजगारदाताओं तथा उद्योगपति एवं अभिभावकों की अनुवर्ती अध्ययन के प्रति उपेक्षा भी एक समस्या है। प्रायः वे अनुवर्ती अध्ययन को निरर्थक एवं अनुपयोगी मानकर उसमें उत्साह का प्रदर्शन नहीं करते। तो ये सब समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि विद्यालय जीवन में रहते हुए छात्र को अनुवर्ती अध्ययन की उपयोगिता एवं उसके महत्व से भलीभांति अवगत कराया जाए तथा उसमें ऐसी भावना का विकास किया जाए कि अनुवर्ती अध्ययन में सहयोग देना उसका कर्तव्य है। इससे उन्हें भी लाभ होता है एवं समाज को भी, रोजगारदाताओं को भी, अभिभावकों एवं अध्यापकों को समाज शिक्षा के माध्यम से अनुवर्ती अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में शिक्षित किया जाए और ये बताया जाए कि उसमें सहयोग करना उनका सामाजिक दायित्व है, जिसे पूरा ना करने अथवा जिसमें उपेक्षा दिखाकर वे समाज के एवं राष्ट्र का अहित करते हैं। प्रायः ये अनुवर्ती अध्ययन के निरर्थक एवं उपयोगी मानकर इनमें उत्साह का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये क्या है भैया? समस्याएं हैं, अनुवर्ती अध्ययन की समस्याएं हैं और ये उनके समाधान है। भूतपूर्व छात्रों का अनुवर्ती अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये समझो। जो भैया भूतपूर्व छात्र हैं उनको अनुवर्ती क्यों आवश्यक है और भूतपूर्व छात्रों के लिए अनुवर्ती अध्ययन की क्या विधियां हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे आज। और अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन, है ना भैया। इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप लोग इसको खुद से रीड कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मैं उसको लीव करूंगी। ये कृत्य विश्लेषण क्या होता है और कृत्य संतोष में क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ाएंगे। तो देखो भैया, साधारण शब्दों में कार्य विश्लेषण किसी कार्य के विषय में सूचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया है। क्या है? कार्य विश्लेषण कार्यों का एक औपचारिक एवं विस्तृत निरीक्षण है। ये किसी कार्य के विषय में सूचनाओं को संग्रहण की एक प्रक्रिया है। क्या भैया? कृत्य विश्लेषण या कृत्य संयोग में क्या संबंध है? तो कार्य विश्लेषण एवं कार्य संतुष्टि के संबंध की अगर हम बात करें तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कार्य विश्लेषण कार्य की विषय वस्तु जिन भौतिक परिस्थितियों में कार्य संपादित किया जाता है तथा कार्य के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक पात्रताओं का व्यवस्थित अनुसंधान है। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु अपेक्षित क्रियाकलापों, कर्तव्य, उत्तरदायित्वों, कार्य की भौतिक दशाओं तथा उसके प्रयुक्त यंत्रों एवं उपकरणों इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत कार्य विशिष्टता, कर्मचारी विशिष्टता तथा कार्य विवरण समाहित होता है। इससे संबंधित कई घटक होते हैं जो कार्य संतुष्टि को प्रभावित करते हैं। कार्य संतुष्टि एक जटिल संप्रत्यय है जो काफ़ी हद तक मनोवृत्ति तथा मनोबल से संबंधित है, किंतु सही अर्थ में कार्य संतुष्टि का आधार कार्य विश्लेषण से संबंधित होता है। कर्मचारी के कार्य के विश्लेषण से संबंधित विभिन्न कारकों के प्रति उसकी मनोवृत्ति को कार्य संतुष्टि कहते हैं। इन विशिष्ट कारकों के प्रति कर्मचारियों की मनोवृत्ति जिस हद तक अनुकूलन होती है उसी हद तक कार्य की संतुष्टि को भी संभावित करना चाहिए। वेतन एवं प्रशंसा भी कार्य संतुष्टि। देखो, कार्य संतुष्टि का मतलब क्या होता है? कार्य संतुष्टि का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लो आपने बीएड में एडमिशन लिया, समझिएगा बात को। हाँ, अब जैसे ऐसे मान लो कार्य संतुष्टि अगर मम्मी लोगों के दृष्टिकोण से हम देखें, मम्मी लोगों ने खूब मेहनत करके खाना बना लिया, ठीक। जैसे ही आपने खाना खाया और आपने पता है क्या कहा? आपने कहा कि मम्मी यार आज क्या सब्जी बनी थी, तो मम्मी को क्या होगी? भाई मम्मी ने मेहनत तो उतनी की, लेकिन आपने उनकी तनिक प्रशंसा कर दी। क्या कर दी? तनिक प्रशंसा
प्रशंसा कर दी तो उनको और संतुष्टि मिल गई। पापा ने कहा क्या लाजवाब खाना बनाया, आज रुको, आज आप तुमको ना शॉपिंग करा के आता हूँ, चल के चलो। भैया मम्मी को लेके चले गए मॉल, मम्मी के लिए बढ़िया दिला लें, वुलन चल रहा है, मतलब ये ठंड चले ना तो बढ़िया वुलन सूट वूट दिला लें। भैया मम्मी और खुश हैं, मम्मी को तो और मजा आ गई, अब वो और कार्य को मन से करेंगे। तो वैसी बात की गई है। वेतन एवं प्रशंसा भी कार्य संतुष्टि का महत्वपूर्ण कारक है। कर्मचारियों के कार्यों की तुलना में संगत रूप से निश्चित समय अंतराल एवं निर्धारित कार्य संपादन पर कर यदि उसे प्रशंसा व पारितोषिक प्राप्त नहीं होता तो कार्य संतुष्टि प्रभावित होती है। यही अब पता चले आप मम्मी ने इतनी सब्जी यम्मी बनाई, इतना फेवरेट खाना बनाया, आपने कुछ नहीं कहा तो मम्मी कुछ नहीं, मतलब मम्मी कुछ कहेंगी नहीं आपसे कि तारीफ करो। लेकिन वही बात है कि फिर उनको लगे यार ठीक है, इतनी मेहनत हमारे करने का भी फायदा ही क्या निकला, है ना भाई। तो ये देखा जाता है कि यदि कार्य की अवधि अगर हम बढ़ा दी जाए तो कार्य संतुष्टि घट जाती है, किंतु ये एक ही कारण नहीं होता कि कार्य अवधि बढ़ने से कार्य संतुष्टि घटे। इसके पीछे कई अन्य भी कारण होते हैं और आकांक्षा स्तर भी कार्य संतुष्टि को प्रभावित करता है। यहाँ से आपका क्या खत्म हो गया, चैप्टर 3 खत्म हो गया। चैप्टर 4 हम आपका शुरू करेंगे अब नेक्स्ट वीक, यानी कि अब भाई मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपका टाइमिंग है ना, ठीक है। इसका पेपर 1 के जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया उनको मैं बता दूं PG पॉइंट ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, तब तक अपने आप से पढ़ो। उसमें जो कम से कम 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन दिए गए उनकी प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता है, जो बच्चा उन क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस कर ले, एक कॉपी बना लो ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो पाए। अब इस चैप्टर नंबर 4 को हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इन लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे, है ना, जितने भी हैं वो सब कुछ पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चंस पढ़ाएंगे चाहे जितना समय लग जाए। और उसके बाद में हम आपके क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करेंगे। क्या करेंगे, लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे ही आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस, देखो इसमें कितने सारे हैं, कहाँ तक हैं भैया, 5 लॉन्ग 7, तो ये मान लो 3 दिन में हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 शुरू कर देंगे, परामर्श, अवधारणा, आशय, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत, है ना। तो ये सब चीज़ें हम आपको एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बुक से, है ना, बुक के चैप्टर से पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पेपर 3 मतलब पेपर 2 और पेपर 1 की 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, है ना। तो शुरू से एकदम बुक से पढ़ लो। उसके बाद में आप अब हम जो ये क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं वो कर लो, है ना। कोई कह दे कि नहीं मैम हम नहीं खरीद पाएंगे कोर्स, हमने कहा मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूट्यूब को भी सारी क्लासेस देख लेते हैं, पूरी प्ले लिस्ट देख लेते हैं, तो कोई आप फेल नहीं होंगे। मतलब इन्हीं से पेपर बन जाएगा आपका, फेल होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप क्लासेस भी देख रहे हैं और अगर नोट्स भी लिख लें तो ये मान के चलिए 4 चांद लग जाएंगे, फिर तो गारंटी ले लूँगी कि फेल नहीं होंगे, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए भाई। बस ये है कि आपको प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, वर्तनीय शुद्धि नहीं होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप अपने आप ही बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने संग साथियों तक। धन्यवाद।